दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दुनिया जानती है कि रामपुर के नवाबों का महल कोठी खासबाग रहा है। ये संपत्ति करोड़ों की नहीं अरबों खरबों की है और अब इसको लेकर बड़ा विवाद है जो कोर्ट में विचाराधीन है। इसके कई वारिस हैं, निखत भी, मुराद मियाँ और काजिम अली खान नवेद मियाँ वाला परिवार तो ये आपस में ख़ास मुद्दई हैं एक दूसरे को लेकर। इसके अलावा काफ़ी दावेदार हैं। लेकिन अब फ़िलहाल ताज़ा विवाद ये है कि ये जो टंकियाँ देख रहे हैं, पानी की जो टंकियाँ बनी हुई हैं, कहते ये हैं कि ये हेरिटेज टंकीज़ हैंगी। इन्हीं टंकियों के द्वारा पानी कोठी खासबाग में सप्लाई होता था। जब तक नवाब रहे तब तक भी होता रहा और उसके बाद में भी जो लोग रहते थे कोठी खासबाग में उनको पानी इन्हीं टंकियों से पीने को मिलता था। आरोप यह है कि इन टंकियों को तोड़ करके ज़मीन को सपाट करके ये देख सकते हैं कि दीवार खिंचवा के नवेद मियाँ ने अपना बोर्ड लगा लिया। इसी को लेकर शहजादी निखत और मुराद मियाँ ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और आंजनेय कुमार जी की कोर्ट, मंडल आयुक्त की कोर्ट के अंदर में वाद दायर हुआ, जिन्होंने स्थगन आदेश देते हुए उस पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए। इस पर उनके जो ओएसडी कहते हैं, जिनको या पीआरओ कहिए, सौराब भाई हैं, सौराब खान साहब, उन्होंने जो बाइट दी है, जो उन्होंने कहा है, वो सुनिए कि उनका क्या कहना है। ये मैटर खासबाग पैलेस को सप्लाई किए जाने वाले 2 या 3 ओवरहेड वाटर टैंक से संबंधित है, जो कि वास्तव में हेरिटेज वैल्यू रखते थे और जिसका भविष्य में भी खासबाग पैलेस को वाटर सप्लाई की आपूर्ति हेतु प्रयोग किया जा सकता था। परंतु परिवार के कुछ लोगों द्वारा श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर से किसी तरह एक पक्षीय आदेश प्राप्त करते हुए उक्त भूमि स्वामी नवाब मोहम्मद अली खान और मुराद मियाँ का नाम कटवाकर अपने नाम दाखिल खारिज करा लिया गया तथा उपरोक्त सभी वाटर टैंक्स को डिमोलिश करवाकर भूमि पर अपना कब्जा दिखाने लगे। इस संबंध में नवाब मोहम्मद अली खान द्वारा एक अपील श्रीमान मंडलायुक्त महोदय मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय श्रीमान मंडलायुक्त द्वारा स्वीकार करते हुए यथास्थिति बनाने का आदेश पारित किया गया है, जो कि वास्तव में सच्चाई की जीत है। और इस संबंध में नवाब मोहम्मद अली खान द्वारा रामपुर के समस्त संबंधित अधिकारीगण को अवगत करा दिया गया है। ये वो स्थगन आदेश की कॉपी है जो आंजनेय कुमार की कोर्ट से इनको प्राप्त। अगली खबर का रुख करते हैं। अब उस साइको सनकी हत्यारे के बारे में जानिए जिसने गूगल में सर्च किया था कि यदि वो अपनी फैमिली के मेंबरों को मार देता है तो उन्हें स्वर्ग कैसे मिलेगी। गूगल में टाइप किया माता पिता को कैसे मिलेगा स्वर्ग, और फिर क्या हुआ। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई बिना किसी वजह के अपने ही पूरे परिवार को 1 महीने की प्लानिंग के बाद मौत के घाट उतार सकता है। राजस्थान के जोधपुर में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सनकी हत्यारे ने अपने माता पिता और 2 बेटों के कत्ल के बाद खुदकुशी कर ली। अगर मैं अपने माता पिता का कत्ल कर दूं तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा या नर्क। अपने मोबाइल पर उसने यह सर्च किया। उसने कुछ वेबसाइट्स को पढ़ा और यह जानने की कोशिश की कि अगर बुजुर्ग माता पिता को मार दिया जाए तो क्या उन्हें स्वर्ग मिल सकता है। कुछ साइट्स को पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। करीब आधे घंटे तक वो इसी बारे में इंटरनेट पर जानकारियां जुटाता रहा। इसके बाद उसने गूगल पर एक और टेक्स्ट टाइप किया, माता पिता का कत्ल करने से क्या मुझे नर्क मिलेगा। करीब 2 घंटे तक शंकर लाल अपने दिमाग में चल रहे ऐसे खौफनाक सवालों के जवाब ढूंढता रहा। 2 घंटे बाद अब वो सामान्य नजर आ रहा था। उसने टेलीविजन ऑन किया और एक क्राइम सीरीज देखने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है यह शंकर लाल और क्यों हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं, तो जान लीजिए। शंकर लाल जोधपुर में रहने वाला एक शख्स था जो अब इस दुनिया में नहीं है। लाल ने अपने माता पिता और अपने 2 बेटों को बड़ी ही बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया और फिर
खुद भी मौत को गले लगा लिया। इस शख्स ने करीब 1 महीने पहले से अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। शंकर रोज क्राइम सीरीज देखता और यह जानने की कोशिश करता कि मर्डर के कौन कौन से तरीके हैं। इसके अलावा फेसबुक और दूसरी सोशल साइट्स पर भी इसने क्राइम सीरीज को देखना और पढ़ना शुरू किया। इसने मर्डर के कई तरीकों के बारे में पढ़ा। नींद की गोली खिलाकर मारने के तरीके को लेकर इसने काफी रिसर्च किया। शंकरलाल यह बात को लेकर भी चिंतित था कि मौत के बाद उसे और उसके माता पिता को स्वर्ग मिलेगा या नहीं। इसके घर में माता पिता, पत्नी और 2 बेटे रहते थे। यह अपनी पत्नी को नहीं मारना चाहता था। यह बात को लेकर भी वो आश्वस्त होना चाहता था कि इसकी मौत के बाद उसकी पत्नी का क्या होगा। उसने गूगल पर यह भी सर्च किया कि क्या उसकी पत्नी को उसकी मौत के बाद विधवा पेंशन मिलेगी। शंकरलाल ने इंटरनेट पर कई सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ा जो उसकी पत्नी को मिल सकती हैं। करीब 1 महीने की पूरी रिसर्च के बाद यह तैयार था बेहद भयानक अपराध को अंजाम देने के लिए। 4 नवंबर को शंकरलाल के सिर पर काल मंडरा रहा था। उसने तय किया कि उसी दिन वो पूरे परिवार का कत्ल करेगा। शंकरलाल के पिता घर से बामुश्किल 100 मीटर दूर खेत में सो रहे थे। उसने कुल्हाड़ी से अपने पिता पर वार किया और बड़ी ही बेरहमी से उनको कुल्हाड़ी से मार डाला। इसके बाद यह शख्स अपने घर पहुंचा। इसने परिवार के खाने में नींद की काफी सारी गोलियां मिला दी। एक एक कर परिवार के लोग बेहोश होने लगे। शंकर ने सबसे पहले बेहोश पड़ी अपनी मां को पानी की टंकी में फेंका। अपनी दादी के पास ही शंकर का बड़ा बेटा सो रहा था। शंकर ने उसे भी पानी की टंकी में डाल दिया। अब घर में सिर्फ शंकर, उसकी पत्नी और 8 साल का छोटा बेटा था। पत्नी और छोटा बेटा भी बेहोशी की हालत में सो रहे थे। उसने सुबह करीब 5 बजे छोटे बेटे को उठाया ही था कि उसकी पत्नी की नींद खुल गई। पत्नी ने पूछा कि इतनी सुबह सुबह बच्चे को कहां ले जा रहे हो? तो शंकर ने कहा पेशाब करवाने। लेकिन शंकर के इरादे तो कुछ और ही थे। शंकर ने अपने छोटे बेटे की भी हत्या की और उसे भी पानी की टंकी में डाल दिया। एक के बाद एक घर के 4 सदस्यों को वो मौत की नींद सुला चुका था। अब घर में उसके अलावा बस उसकी पत्नी थी। इसके बाद शंकर अपना घर छोड़कर पास ही रह रहे अपने मामा के घर गया और वहां जाकर खुद भी पानी की टंकी में कूद गया। अपने परिवार के 4 लोगों को मौत की नींद सुलाकर अब शंकर ने खुदकुशी कर ली। जोधपुर के लोहावट इलाके की इस घटना के बारे में जिसने सुना उसके होश उड़ गए। क्राइम सीरीज में मौत के तरीके खोजने के बाद इसने अपने ही परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। शंकरलाल ने घटना के 2 दिन पहले से ही अपने परिवार को नींद की गोलियां देनी शुरू कर दी थी। 2 दिन में वो अपने परिवार को 22 नींद की गोलियां खिला चुका था, जिसकी वजह से वो लोग किसी भी बात में इसका विरोध नहीं कर पाए। शंकर के परिवार ने उससे पूछा भी कि वो नींद की गोलियां क्यों दे रहा है, तो उसने जवाब दिया कि खेत में काम करने से थकान ज्यादा हो जाती है। नींद की गोलियां खाकर अच्छी नींद आएगी तो तबीयत ठीक रहेगी। अपने बेटे की इस बात को परिवार ने मान लिया, लेकिन किसी को क्या पता था कि शंकर लाल के खौफनाक मंसूबे क्या थे। दरअसल इस सनकी हत्यारे को नशे की लत थी। यह अफीम और दूसरा नशा करता था। परिवार वाले इसकी नशे की आदत से परेशान थे। अक्सर घर में इस बात को लेकर कहासुनी भी होती थी। यह बात शंकरलाल को नागवार गुजरने लगी, लेकिन वो नशे की लत को छोड़ने को तैयार नहीं था और इसी लत ने उसे अपने परिवार का कातिल बना दिया। वो नशा तो नहीं छोड़ पाया, लेकिन दुनिया को छोड़ने को जरूर तैयार हो गया।
धोखाधड़ी के एक मामले में 4 शिकायतकर्ताओं ने गुजरात हाई कोर्ट में फिनाइल पीकर जान देने की कोशिश की। ज़ाहिरी तौर पर ये लोग आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई को लेकर नाराज थे। सुरेश पंचाल आयु 52 वर्ष, उनकी पत्नी 50 तथा उनके 2 बेटों ने इसलिए फिनाइल पिया कि वो अदालत के उस फैसले से नाराज़ थे कि जिन लोगों ने उनके साथ में धोखाधड़ी की है उनकी अग्रिम जमानत याचिकाओं की अदालत सुनवाई कर रही है। अदालत कलर मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके पर आरोप है कि उसने इन लोगों के साथ में बड़ी धोखाधड़ी की है। इतना बड़ा जो कदम उठाया उसके पीछे राज ये था, उसके पीछे कहानी ये थी कि जिन लोगों ने ये आत्महत्या करने की कोशिश की है उन्होंने मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से एक लोन सैंक्शन कराया था। लोन तो सैंक्शन हो गया लेकिन उसकी रकम इनके हाथ में ही आई। आरोप यह है कि उसके प्रबंधक ने फर्जी लोगों को मिला करके साथ में उस रकम को निकाल के आपस में बंदरबांट कर लिया, जबकि लोन जो था इनके अकाउंट में चढ़ गया, यानी इनको जो है वो पैसे चुकाना थे। इसी बात से नाराज़ होकर इन्होंने उसकी एफआईआर कराई थी, मुकदमा लिखवाया था, मुकदमा विचाराधीन मुकदमा चल रहा था। तो उन लोगों ने अग्रिम ज़मानत के लिए आज याचिका दाखिल की थी, कोर्ट ने उस पर लेकर सुनवाई शुरू की थी। उसी से नाराज़ होकर इन चारों ने जहरीला पदार्थ खाया। पुलिस के अनुसार इन सबको जो है अस्पताल में एडमिट कर दिया गया, हालत सबकी स्थिर है। अब उस तूफ़ान के बारे में जानिए जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। प्रधानमंत्री से लेकर एक आम आदमी तक भी इसके लिए चिंतित हो गया है। देखिए, सबसे पहले चक्रवात तूफान बिपरजॉय की बात करें तो कल शाम को गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ तट पर बिपरजॉय तूफान लैंडफॉल कर चुका है, यानी कि समुद्र से निकलकर ये धरती से टकरा चुका है। शुरुआत में 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हवाओं की रफ्तार और बढ़ सकती है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की और स्थितियों का जायजा भी लिया। काफी भयंकर तबाही मचाई इस तूफान ने शुरुआत में ही। देखिए, कई घरों की छतें उड़ गई, पेड़ उखड़ गए, मकान टूट गए। ये तबाही के कुछ फोटोज आप देख सकते हैं। गुजरात भुज में 200 से भी ज्यादा बिजली के पोल गिर गए और अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक 22 से भी ज्यादा व्यक्ति इस तूफान में घायल हो गए। इतनी तबाही मचा रहा है ये चक्रवात तूफान। गुजरात तट पर लैंडफॉल के बाद आधी रात तक ये तूफान का भयंकर कहर जारी रहा। उसके बाद ये तूफान गुजरात से दूसरे राज्यों की ओर भी आगे बढ़ रहा है। कई इलाकों में समुद्र का पानी भी घुस गया। इस तूफान के टकराने के साथ ही तेज हवाओं से पेड़, टावर और बिजली के खंभे भी गिरे। देखिए, बिपरजॉय तूफान राजस्थान में भी एंट्री होने जा रहा। आंधी बारिश शुरू हो गई। यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को भी कैंसिल किया गया। बाजार भी बंद रहेंगे। जैसलमेर में 100 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया। इसी तूफान के असर को देखते हुए जोधपुर यूनिवर्सिटी की 16-17 जून को होने वाले एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। इस तूफान की वजह से राजस्थान के भी कई जिलों में मौसम बदलेगा, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस तूफान को लेकर स्थितियों का जायजा लिया। तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत भी की। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी इस चक्रवाती तूफान का असर गंभीर देखने को मिलेगा। प्रदेश में तेज बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा भी हरियाणा में 19 जून तक बारिश के आसार है इस तूफान के चलते। और ये साइक्लोन बिपरजॉय बिहार में भी मानसून को रोक रहा है। अगले 5 दिनों तक बिहार में हीट वेव चलेगी। 18 जून से मानसून में सुधार होने की संभावना है। गुजरात में तो इस बिपरजॉय तूफान के चलते इतना ज्यादा नुकसान हो रहा मानो लॉकडाउन से लग गया हो। हर दिन 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है क्योंकि बाजार बंद कर दिए। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया और सैकड़ों की संख्या में ट्रेनों को भी कैंसिल करना पड़ा। और इसीलिए इस तूफान की वजह से अर्थव्यवस्था पर भी काफी गहरा असर पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग के माने दोस्तों तो ये तूफान का असर भारत के 10 और राज्यों में देखने को मिलेगा, गुजरात के अलावा भी, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य शामिल है। इन इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज बारिश और हवाएं चलेगी। और न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इस चक्रवाती तूफान का कहर और खतरा देखा जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को पाकिस्तान की सेना ने दूर हटाया। समुद्र में ऊंची लहरें भी उठ रही है। स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान गुजरात के अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, अंडमान निकोबार में भी हल्की मध्यम बारिश देखने मिलेगी। वहीं केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।